अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ मरमी का इज़ान बाय अरीशा पार्ट 37। अभी वो सोने के लिए आकर लेटी ही थी कि रफ़ील ने उसे अपने कपड़े इस्त्री करने के लिए कह दिया। उसने उसे घूर कर देखा था जब रफ़ील मुस्कुरा दिया। क्या हुआ, अगर तुम नहीं करना चाहती तो रहने दो, वैसे भी मैं तुम्हें इन फजूल कामों में नहीं फंसाना चाहता। मेरी खूबसूरत बीवी इन सब कामों के लिए थोड़ी है। वो उसकी गाल पर उंगली फेरते हुए बड़ी मोहब्बत से बोला था, जबकि वो घबरा कर उसका हाथ पीछे करती उसके कपड़े उठाकर बाहर भाग गई थी। ये क्या बात हुई, इस तरह से भाग क्यों रही हो, भाग कर क्यों गई हो? ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इंशरा आखिर ज़िंदगी भर का साथ है, कब तक भागोगी मुझसे? वो उसके पीछे आया था। मैं बहाने बनाने की कोशिश मत करो इंशु, तुम जानती हो मेरा और तुम्हारा रिश्ता किस तरह का है। जब हमारा निकाह हुआ तब तुम कम उम्र थी, ना समझ थी। मैं तुम्हारी सारी बातें समझ सकता हूँ, तुम्हारे जज्बात भी समझ सकता हूँ, लेकिन तुम भी तो मेरे जज्बात को समझो ना। इतने सालों से मैं कितनी बेचैनी से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और इस मकाम पर आके तुम मुझसे भाग रही हो। मैं चाहता था कि इस रिश्ते को कबूल करने के लिए मैं तुम्हें वक्त दूँ, लेकिन मेरे हिसाब से 4 साल का वक्त बहुत है। अब मज़ीद वक्त मैं तुम्हें नहीं दे सकता। हमें अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हम दोनों में मौजूद ये तकल्लुफ़ की दीवार गिर जाए। ये सारे काम तुमसे करवा कर मैं तुम पे यही जताना चाहता हूँ कि तुम मेरी बीवी हो और तुम्हें इन्हीं हालात में आगे मेरे साथ गुजारा करना है। नहीं, मतलब ये नहीं कह रहा कि काम कर कर के गुजारा करना है। वो तो डॉक्टर ने कहा है कि मैं तुमसे ज़्यादा काम करवाऊँ ताकि तुम्हारे हाथ पैर खुल जाए और आगे तुम्हारे लिए आसानी हो। वरना मैं तो तुम्हें अपनी प्रिंसेस बनाकर रखना चाहता हूँ। ये सारे काम तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। वो उसके हाथ से शर्ट लेकर वहीं टेबल पर रखते हुए उसके गिर्द अपनी बाहों का इज़हार बना गया था। थोड़ा सा यकीन करो मुझ पर इंशरा, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं एक अच्छा शौहर साबित होऊंगा तुम्हारे लिए। उसके चेहरे को अपने हाथों में कैद करते हुए वो उसके लबों पर झुका था। उसके लबों का मीठा लम्स महसूस करते हुए उसने आहिस्ता से उसके माथे पर अपने लब रखे और फिर उसने पीछे ना हटने का इरादा करते हुए उसे अपनी बाहों में उठाते कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। वो उसे अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर शामिल करने का फ़ैसला कर चुका था। जितना वक्त वो उसे दे सकता था वो दे चुका था। अब वक्त आ गया था कि वो अपने और उसके दरमियान से सारे पर्दे हटा दे और उसे अपने साथ का यकीन दिलाए। उसे बताए वो है वो इंसान जिसके लिए उसे बनाया गया है। उस सुबह उससे पहले उठकर किचन में चली गई थी। रफ़ील जाग रहा था लेकिन उसने उसे महसूस ना होने दिया था। वो उसी तरह सोता बना रहा था जबकि वो फ्रेश होकर कमरे से निकल गई थी। यकीनन वो उसके और अपने रिश्ते को लेकर अब कंफ्यूज नहीं थी। उसकी शर्मीली सी मुस्कुराहट इस बात की गवाह थी कि वो अब इस रिश्ते को दिल से कबूल कर रही थी और रफ़ील भी तो ऐसा ही चाहता था। वो मज़ीद ये दूरियां अब बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। वो खुश था कि वो उसके और अपने रिश्ते को कबूल कर रही थी। उसे यकीन था कि आने वाले वक्त में इन दोनों के रिश्ते में मज़ीद नज़दीकियाँ भी आ जाएगी, लेकिन फ़िलहाल उसे अपने साथ कंफर्टेबल करने के लिए रफ़ील ने उसके और अपने दरमियान बहुत मजबूत ताल्लुक़ जोड़ लिया था। वो उसे कमरे के बाहर आगे पीछे घूमते नोट कर रहा था, लेकिन फ़िलहाल वो उसके सामने जागा नहीं था। वो देखना चाहता था कि उसकी सोच क्या है और जितना वो समझा था वो उसे खुश लग रही थी। इस वक्त किचन में काम करते हुए भी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। इधर उधर घूमते हुए भी वो शर्मा रही थी, जो उसके लिए एक अच्छा साइन था और उसे अब यकीन आ चुका था कि उसका ये फ़ैसला काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। वो बार बार कमरे में आकर झांक रही थी और मज़ीद ड्रामा करते वो भी तंग आ चुका था और अब उसकी मासूमाना हरकतें उसे बेड छोड़ने पर मजबूर कर गई थी। वो बाहर आया तो उसे काम में मसरूफ़ देखा। वो आकर उसे अपनी बाहों में लेता उसके कंधे पर अपना सर रख चुका था। इंशरा घबराई, फिर हया से सर झुकाकर अपना काम करने लगी। वो शायद सुबह सुबह उसके लिए चाय बना रही थी। मैं सुबह चाय नहीं पीता बल्कि कॉफ़ी पीता हूँ, लेकिन तुमने चाय बना दी है तो वही पी लूँगा। वो उसकी गर्दन पर लब रखते हुए मोहब्बत से बोला था। जब उसने उसकी तरफ देखकर चाय की देगची की तरफ इशारा करते हुए अपनी तरफ इशारा किया, मतलब कि चाय वो अपने लिए बना रही थी, उसके लिए नहीं। रफ़ील ने उसे घूर कर देखा था जबकि वो खिलखिलाकर हंसी थी। ये चाय तो मैं ही पीऊँगा, तुमने किसी के लिए भी क्यों ना बनाई हो।
इस चाय पर मेरा हक है। वो जिद पर अड़ चुका था, जबकि इंशरा ने कंधे उचका दिए थे। वो इस बात पर लड़ने का कोई इरादा नहीं रखती थी। वैसे मैं तुम्हें थोड़ी सी दे दूंगा। वो क्या है ना, मियाँ बीवी का प्यार बढ़ता है चीज़ें बांटकर खाने पीने से। उसके लबों पर अपने लब रखते हुए वो शरारत से बोला था, जबकि वो अगले ही लम्हे चेहरा फेर कर अपनी चाय की तरफ ध्यान देने लगी थी। उसकी किसी हरकत पर वह एतराज़ नहीं कर रही थी, उसकी किसी शरारत पर वो बुरा नहीं मना रही थी, और यही उसकी तरफ से रफ़ील के लिए उसकी मोहब्बत को कबूल करने का साइन था, जिसे लेकर वो बहुत खुश था। कल मेरे बहुत ही अजीज़ दो दोस्तों का निकाह है, एक यावर का जबकि दूसरे रसल का। और एक मज़े की बात बताऊं, यावर का निकाह नाम तुम्हारी सहेली तोशिबा के साथ है। वैसे तोशिबा जब तुम्हें इस तरह चलते फिरते देखेगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा? वो उसकी तरफ देखते हुए बोला था, जबकि उसकी अपनी आंखें भी चमक उठी थी। तोशिबा तो यकीनन खुशी से नाचने वाली थी। खैर वो तो हम कल जाकर देख ही लेंगे। तुम चाय बनाओ, मिल बांट कर पीते हैं। वो अपना प्यार बढ़ाते हैं। उसे अपनी बाहों में कैद करके वो बोला तो इंशरा ने शर्माते हुए चाय को मग्स में डालना शुरू कर दिया था। उसने वो तस्वीर कल रात को ही नशरा को सेंड कर दी थी। इस तस्वीर में उसकी बहन मुस्कुरा रही थी और काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। कल रात ही नशरा ने वो तस्वीर देख ली थी, लेकिन आगे से उसने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया था। उसने उससे वादा किया था कि अगर उसकी बहन उसके पास है तो वो उससे निकाह कर लेगी। मतलब साफ था कि कल वो निकाह पर आने वाली थी। रसल की पहली मोहब्बत उसे मिलने वाली थी, जिसे लेकर वो बेतहाशा खुश था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी किसी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा और वो इस मोहब्बत को हासिल कर लेगा। वो कहने को एक बहुत नॉर्मल इंसान था, उसकी सोच बिल्कुल आम इंसानों जैसी थी, लेकिन मोहब्बत के मामले में उसका दिल भी एक ही फ़लसफ़ा मानता था कि जिसे चाहो उसे हासिल करो। वो नहीं जानता था कि नशरा की ज़िंदगी किस तरह की है या आगे उनकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। उसे बस ये पता था कि नशरा आर्मी में एक अच्छे ओहदे पर फायज़ है। वो जगह जगह से अपने मिशन बहुत बहादुरी से मुकम्मल कर चुकी थी। उसे एक बड़े मकसद के लिए कुछ अरसे पहले सऊदी अरब में भेजा गया था। वो उस नंबर की इन्फॉर्मेशन तो नहीं निकाल पाया था, लेकिन वो उसे उस रात ही पहचान चुका था कि वो इंशरा की बहन है। उसने अगली सुबह ही नशरा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। वो एक बहुत ही अच्छी और काबिल ऑफिसर थी और तकरीबन 4 साल से अपनी बहन की तलाश कर रही थी। जब रफ़ील पहली दफ़ा इंडिया गया था तब रसल ने उसे अपना नंबर दिया था इस्तेमाल करने के लिए, जो कि वो वहाँ इंडिया में इस्तेमाल कर सकता था। वो नंबर रसल के ही नाम पर रजिस्टर था। यकीनन उसी की वजह से नशरा इस गलतफहमी का शिकार हुई थी कि इंशरा की शादी रसल के साथ हो चुकी है, और फिर उसके घर वालों का कत्ल हो जाना और फिर नशरा का गायब हो जाना ही उसे रफ़ील के ख़िलाफ़ कर चुका था। वो ये सोच रही थी कि उस शख्स ने उसकी बहन को उससे दूर कर दिया है। वो ये तक नहीं जानती थी कि उसकी बहन ज़िंदा है या मर चुकी है। लेकिन यकीनन अब उसकी सारी गलतफहमियाँ दूर हो गई होंगी, और अगर कोई गलतफहमी अब तक बाकी है तो वो उसे दूर करने के लिए तैयार था, लेकिन उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के बाद। उसने मर्म को ज़्यादा तो कुछ भी नहीं बताया था, बस इतना समझाया था कि कल यावर के साथ उसका भी निकाह है। मर्म ने बहुत ज़िद की थी कि उसे उस लड़की से मिलना है, लेकिन फ़िलहाल वो उसे नहीं मिलवा सकता, कहकर उसने कायज़ान की मदद चाही थी, और कायज़ान ने कहा था कि कल वो आएगी तो तुम उससे मिल लेना। और फिर मर्म ने अपनी सारी एक्साइटमेंट मारते हुए अपना दिल शॉपिंग में लगाने की कोशिश की थी। उसे लेकर रफ़ील के फ्लैट पर आया था। वो खुशी खुशी उसके साथ आ गई थी। अच्छी खासी शॉपिंग ने बहुत थका दिया था, और अब उसे भी आराम करने के लिए एक अच्छी जगह मिल रही थी। रफ़ील उसका यहाँ आने का सुनकर बहुत खुश हुआ था, और वो ये सोचकर खुश थी कि वो रफ़ील की बीवी से मिलेगी, क्योंकि इतना तो वो भी जानती थी कि रफ़ील की बीवी इस वक्त उसके साथ उसके फ्लैट में रह रही है, और उसकी वजह यह है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है और उसे किसी भी वक्त हस्पताल ले जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे में उसका हस्पताल के नज़दीक होना बहुत ज़रूरी था, वरना शायद वो कायज़ान के साथ उसी के घर पर रह रहा होता। लेकिन क्योंकि कायज़ान के मुताबिक वो उन तीनों का घर था, लेकिन उसने उसे यकीन दिलाया था कि मज़ीद थोड़े अरसे में वो कायज़ान के घर पर ही रहेगा और उसकी बीवी भी वहीं उसके साथ रहेगी, जिसे लेकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। आखिर इससे भी कोई लड़की देखने को मिलेगी, वरना इस घर में तो सिर्फ लड़के ही लड़के थे जो हर वक्त किसी न किसी काम में मसरूफ़ रहते थे और वो बोर होती रहती थी।
अंदर आओ मर्म। वो उसे लेकर घर के अंदर दाखिल हुआ तो किचन में काम करती इंशरा के कान खड़े हो गए। वो अपने साथ किसे लेकर आया था सोचकर वो किचन से बाहर निकलते हुए कायजान को देखने लगी थी, जिसके साथ एक प्यारी सी लड़की भी थी। आ इंशु, मेरी बहन से मिलो, ये है मर्म और ये है तुम्हारी भाभी जिससे तुम मिलने के लिए इतनी बेचैन हो रही थी। वो उसे इंशरा से मिलवाते हुए बोला तो उसने मुस्कुराकर बाहें फैलाती थी, जबकि वो भी कुछ कंफ्यूज होती उसके गले से आ लगी थी। मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह पाक तुम्हें सेहत दे और तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ, फिर हम लोग सब मिलकर रहेंगे और वहाँ ना हम इन सब को बहुत तंग करेंगे। वो उसके साथ मिलते हुए शरारत से बोली थी, जबकि वो दोनों मुस्कुराकर कंधे उचका गए थे। यहाँ पर भी लेडीज़ प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। तुम्हें तो पता ही है ना कि कल शादी है, मेरा मतलब है हमारे दो भाइयों का। तो तुम्हारे लिए मैं ये ड्रेस लेकर आई हूँ। अब रफ़ील भाई खुद ही चेक करके बता देंगे कि कैसी है, क्योंकि मुझे तुम्हारे माप का ठीक से अंदाज़ा नहीं था और तुम खुद अभी फ़िलहाल बाज़ार नहीं जा सकती और रफ़ील भाई को शॉपिंग का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो निकाह के माहौल के मुताबिक मैं तुम्हारे लिए ये ड्रेस लेके आई हूँ। मेरा और तुम्हारा ड्रेस बिल्कुल सेम टू सेम है, बस तोशीबा का थोड़ा सा अलग है। वैसे तोशीबा ने तुमसे मेरे बारे में बहुत सारी बातें की होंगी। वो तुम्हारी नर्स थी ना, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। मर्म ने उसे अब अपना पूरा तारुफ करवाया था, जिसे सुनकर वो सच में खुश हो गई थी, क्योंकि तोशीबा सचमुच में सुबह से लेकर शाम तक मर्म के बारे में उससे बहुत बातें करती थी। ये अभी ठीक से बोल नहीं सकती। रफ़ील उसे काफ़ी देर खामोशी से उसकी बातें सुनते हुए मर्म को बताने लगा था, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जल्द ही बहुत अच्छे से बोलने लगेगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कायसान उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे दिलासा देते हुए बोला। तो रफ़ील मुस्कुराकर हाँ में सर हिला गया था। ये तुम उससे इतना ज़्यादा काम क्यों करवा रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं जब से यहाँ आया हूँ तुम उस पर ऑर्डर चलाए जा रहे हो। वो दोनों बाहर बैठे हुए थे, जबकि मर्म और इंशरा दोनों ही किचन में न जाने क्या कर रही थी। रफ़ील ने उसके सामने उसे 3 से 4 दफ़ा काम करने के लिए कहा था, जिस पर वो मुँह बनाकर हर दफ़ा उठकर मजबूरी के बाद शायद काम करने लगी थी और उसे भी रफ़ील की यह हरकत बहुत बुरी लग रही थी। वो इस तरह से क्यों कर रहा था? कहाँ वो उसे शहज़ादी बना के रखने की बातें करता था और कहाँ वो उसे इस तरह से काम पर काम दिए जा रहा था, और वो भी सारे गैर ज़रूरी काम जिनका करना या ना करना इतना ज़रूरी ना था। सच में शहज़ादी ही बना कर रखना चाहता हूँ। ये अपना डॉक्टर नसीर है ना, उसने कहा है कि इतना वक्त तक कोमा में रहने की वजह से उसके हाथ पैर शायद सो जाते हैं और वो ठीक से उनका इस्तेमाल नहीं कर पाती। लेकिन अगर कुछ वक्त तक वो मुसलसल अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल करेगी तो उससे उसके हाथों पैरों की हरकत पर अच्छा असर पड़ेगा और उसका जिस्म जल्दी से जल्दी नॉर्मल होने लगेगा। इसीलिए मजबूरी के बास काम करवा रहा हूँ। फिक्र मत कर, मैं बहुत जल्द उसके लिए एक अच्छी नौकरानी का इंतज़ाम करवा दूंगा। फ़िलहाल तो मैं सिर्फ उसकी अच्छी सेहत की फ़िक्र कर रहा हूँ। रफ़ील ने फ़ौरन उसे यकीन दिलाया था, जबकि 4 साल का कौमा पीरियड उसके लिए कितना मुश्किल था वो भी समझ चुका था। लेकिन इंशरा का फजूल तरह के काम करने का दिल हरगिज़ नहीं करता था, जिसको थका देने वाले काम थे, लेकिन फ़िलहाल उसके लिए बहुत बेहतर थे। इसीलिए कायजान ने कुछ नहीं कहा था। सुबह के तकरीबन 10 बजे वो सब लोग निकाह की रस्म अदा करने के लिए बड़ी मस्जिद में पहुंचे थे। बार बार कहने के बावजूद भी कायजान ने मर्म को पार्लर से तैयार नहीं होने दिया था, जिस पर उसका मुंह बना हुआ था। निकाह से पहले वो अपना ID कार्ड वगैरह जमा करवा चुके थे। रात को ही रसल ने उससे उसके ID कार्ड की कॉपी मंगवाई थी, जो कि उसने बिना चूचरा किए उसे भेज दी थी, और अब 10 बजे उसने उससे निकाह के लिए बुला लिया था, लेकिन वो अब तक नहीं आई थी, जबकि बाकी सब लोग यहाँ मौजूद थे। इंशरा भी रफ़ील के साथ यहाँ आ चुकी थी। यकीनन वो अपनी बहन से मिलकर बहुत खुश होने वाली थी। वो तीनों एक साथ बैठी बातों में मसरूफ़ थी। तोशीबा की ज़बान हमेशा की तरह कंट्रोल नहीं हो रही थी, जबकि इंशरा कुछ भी ना बोलते हुए भी इशारों में बहुत सारी बातें कर रही थी, और सबसे ज़्यादा तोशीबा को शौक़ लगा था उसे अपने पैरों पर चलते हुए देखकर। वो तो दूर से ही देखकर भाग के उसके पास आई थी और उसे अपने गले से लगाकर अच्छा खासा घुमा डाला था। उसकी खुशी की तो कोई इंतहा ही नहीं थी। उसकी सहेली चल रही थी। ये तो जैसे उसका ख्वाब बन गया था। मर्म को भी बता रही थी कि उसने न जाने उसके लिए कितनी मन्नतें मांगी थी और आखिरकार वो आज पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। तोशीबा का तो कहना था कि वो ठीक ही सिर्फ़ और सिर्फ उसकी दुआ की वजह से हुई है, जिसे उसने भी
खुशी खुशी कबूल कर लिया था। दूसरी तरफ यावर को दुल्हा होने की वजह से खामोशी से बिठाया गया था, जबकि वो अपनी दुल्हन को देख देख कर आहें भर रहा था, जिसकी बातें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। थोड़ी देर के बाद यावर और तोशिबा के निकाह की रस्म अदा करने के लिए कह दिया गया था। तोशिबा ने वीडियो कॉल पर अपने सब घर वालों को अपने निकाह में शामिल कर लिया था। निकाह की रस्म मुकम्मल हुई तो यावर बहुत खुश था। आखिर उसकी पहली मोहब्बत उसे मिल चुकी थी। लेकिन इन सब के दरमियान अगर कोई परेशान था तो वो रसल था, क्योंकि 10 की बजाय 11:30 बज चुके थे और वो अब तक नहीं आई थी। शायद वो अपना फ़ैसला बदल चुकी थी। तकरीबन 1 बजने को आया था। मौलवी साहब अब जाने की तैयारियों में लगे हुए थे, जबकि मुसलसल नशरा के फ़ोन पर कॉल कर रहा था और दूसरी तरफ से उसे कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा था। कायजान ने भी 2-3 दफ़ा उसके नंबर पर कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन दूसरी तरफ से किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया था। वो सब लोग ही परेशान थे। रसल के निकाह की खबर भी तो अचानक मिली थी और फिर अब अचानक ही उसकी दुल्हन का ना आना। रसल भाई, वो लड़की कहाँ रह गई? अब तक क्यों नहीं आई? सब कुछ ठीक तो है ना? पता तो करवाए, हो सकता है वो ट्रैफिक वगैरह में फंस गई हो। मर्म भी उसकी परेशानी को सोचते हुए उससे कहने लगी थी। कोई बात नहीं गुड़िया, वो शायद नहीं आएगी, उसे कोई काम पड़ गया होगा। तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। तुम जाओ तो शिवा को घर लेकर जाओ, उसका अच्छे से वेलकम करो। वो उसे प्यार से समझाते हुए बोला था, जबकि उसकी परेशानी को देखते हुए मर्म ने इनकार करना चाहा, लेकिन कायजान बोल पड़ा। हाँ बिल्कुल, तुम जाओ तो शिबा को घर लेकर जाओ, इंशरा को भी साथ ले जाओ और अच्छे से उसे वेलकम करो। वैसे भी बहुत वक्त हो रहा है, 2 से ऊपर का टाइम हो चुका है। मैं यहीं हूँ रसल के साथ, थोड़ी और फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके हम भी थोड़ी देर में तुम्हें ज्वाइन कर रहे हैं। वो समझ चुका था कि रसल नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी और की खुशियाँ ख़राब हो, इसीलिए वो उसे भेजने के लिए कहने लगा था। मर्म जाना नहीं चाहती थी, लेकिन इन लोगों के बार बार कहने की वजह से वो जाने पर मजबूर हो गई थी। बल्कि वो सब लोग ही जा चुके थे। अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ रसल और कायजान ही बचे थे। रसल समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसने आना ही नहीं था तो फिर उसने शादी के लिए हामी क्यों भरी थी, और फिर उसने उसे अपने आईडी कार्ड की कॉपी भी भिजवा दी थी। यानी वो मेंटली तौर पर उस चीज़ के लिए तैयार थी। फिर ऐसा क्या हो गया था कि वो यहाँ नहीं आई थी? अपनी मोहब्बत की तरफ से इस तरह की दगाबाजी उसे कबूल नहीं थी। दिल तो चाह रहा था कि उस लड़की पर 2 लफ्ज़ लानत भेज कर वह हमेशा के लिए उसे भूल कर आगे बढ़ जाए, लेकिन ये मोहब्बत भी बड़ी जालिम होती है। वो यहाँ आकर फंस चुका था। उन लोगों ने 4 बजे तक इंतज़ार किया था और फिर कायजान ने उसे चलने के लिए कह दिया तो वो भी खामोशी से हाँ में सर हिलाता उसके साथ चलने को तैयार हो गया था। मज़ीद यहाँ रुकने का अब कोई फ़ायदा न था। वो लोग मस्जिद से बाहर निकलते जूते पहन रहे थे जब वो तेज़ी से भागती हुई मस्जिद में दाखिल हुई, लेकिन रसल को देखकर वो मस्जिद के अंदर जाने के बजाय उसके पास आ चुकी थी। आई एम रियली सॉरी, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम आ गया था। तुम्हारी कॉल भी मैं अटेंड नहीं कर पाई, मेरा नंबर ऑफ हो गया था। ज़्यादा सफाई नहीं दूंगी, लेकिन यहाँ पास में एक कॉलेज है, वहाँ पर कुछ लड़कियों को ज़बरदस्ती ड्रग्स दी जा रही है और इस ड्रग्स में 2 लड़कियों की मौत भी हो गई थी। मुझे इस केस को हैंडल करना था, इसीलिए मुझे यहाँ आने में देर हो गई। मैं चाहूँगी कि तुम मेरी प्रॉब्लम को समझो। वो उसके सामने खड़ी सुकून से बात कर रही थी। अजीब सा कॉन्फिडेंस था उस लड़की के अंदर। वो बात करते हुए ज़रा हिचकिचाती भी नहीं थी और जो उसके दिल में होता था वो मुँह पे बोल देती थी। बहुत अच्छी बात है कि तुमने अपने काम को पहले अहमियत दी और निकाह के लिए देर नहीं हुई। मौलवी साहब जमात करवा रहे हैं, उसके बाद निकाह हो जाएगा। इससे पहले कि रसल कुछ भी कहता, कायजान ने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उससे कहा था, जबकि वो खामोशी से हाँ में सर हिला गई थी। तुमने कहा था कि तुमने मेरे लिए ड्रेस ली है, तो कहाँ है वो? मैं चाहती हूँ मैं यहीं वॉशरूम में चेंज कर लूँगी, दो मुझे। वो उससे पूछ रही थी, जबकि वो कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि सारा सामान तो मर्म के साथ घर भेज चुका था। तुम ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी आ गई हो, तो इस वक्त यहाँ पर तुम्हारी खिदमत के लिए तुम्हें कुछ भी मैसर नहीं होगा। रसल ने काफ़ी चिड़चिड़े अंदाज में जवाब दिया था। इस ड्रेस में निकाह हो जाएगा क्या? उसने अपनी जीन्स और शर्ट की तरफ इशारा करते हुए पूछा था। दुपट्टा है तुम्हारे पास? रसल ने पूछा था, जबकि कायजान उसके निकाह का इंतज़ाम करने वापस मस्जिद के अंदर जा चुका था। जब उसने नफ़ी में सर हिलाया, रुको यहीं, मैं मस्जिद के अंदर से कोई पर्दा लेकर आता हूँ, गुजारा तो करना ही है, निकाह का सवाल है। आखिर वो उसे रुकने के लिए कहता खुद ऊपर जा चुका था और थोड़ी ही देर के बाद उसे एक सुर्ख रंग का दुपट्टा मिल चुका था। अब इस दुपट्टे का इंतज़ाम उसने कहाँ से किया था ये तो वही बेहतर जानता था, लेकिन ये चीज़ इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। उसके सर पर दुपट्टा उड़ाते हुए बिना हिचकिचाए उसका हाथ थामता उसे ऊपर ले आया था। वो चाहता था कि उसका निकाह सबकी मौजूदगी में हो, लेकिन शायद उनका निकाह इसी तरह से होना लिखा था।
निकाह बहुत सादगी से हुआ था। मौलवी साहब ने जमात से फारिग होकर उन लोगों का निकाह वहीं मौजूद चंद गवाहान की मौजूदगी में करवाया था। रफ़ील के फ़ोन आने पर रसल ने बस उसे बताया था कि उसकी दुल्हन को आने में देर हो गई थी, इसीलिए निकाह भी देर से हुआ है। रफ़ील वापस आना चाहता था, लेकिन मौलवी साहब का कहना था कि मगरिब की अजानों के वक्त से पहले पहले वो निकाह करवा दे तो बेहतर रहेगा, इसीलिए उसने रफ़ील को आने से मना कर दिया था। जबकि तोशिबा का वेलकम किया गया था। यावर के घर पर उसे बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया गया था। सारे घर को फूलों से सजाया गया था। मेन दरवाजे से लेकर यावर के कमरे तक फूलों की एक लंबी राहदारी बनाई गई थी। मर्म ने बहुत सारी रस्में अदा करते हुए यावर को अच्छा खासा लूटा था, जबकि यावर आज अपनी जेब भर कर आया था, क्योंकि वो अपनी बीवी के सामने खुद को कंजूस हरगिज़ साबित नहीं करना चाहता था। उनकी सारी रस्मों को हंसी खुशी उसने एंजॉय किया था। जबकि रफ़ील घर चला गया था, क्योंकि वो चाहता था कि रसल की शादीशुदा ज़िंदगी भी बहुत खूबसूरती से शुरू हो। जो मेहनत उसने यावर के घर पर की थी, वही सब कुछ उसे वहाँ भी करना पड़ गया था, लेकिन उसने बहुत खुशी से सब कुछ किया था। आखिर उसकी भाभी जो आने वाली थी इस घर में, ये सब कुछ तो करना ही था, और इन सब चीज़ों में डब्ल्यू ने भी उसका बहुत ज़्यादा साथ दिया था। थोड़ी ही देर में वो घर को बहुत अच्छे से सजा चुके थे। जबकि उन लोगों की वापसी मगरिब की नमाज के बाद होने वाली थी, तो वो आराम सुकून से सारे घर की तैयारी कर चुका था जब उसे मर्म और इंशराह आती नज़र आई। मतलब अपने भाई की शादी हंसी खुशी करवाकर वो रसल की खुशी में शामिल होने के लिए भी तैयार थी। वो ड्राइवर को वहाँ छोड़कर आया था ताकि वो उसे और इंशराह को वापस ला सके। उन्हें जल्दी आते देख उसे बहुत खुशी भी हो रही थी। वो बहुत सारे रिश्तों को एक साथ निभा सकती थी। बेशक कायजान ने उसे यूं ही पसंद नहीं किया था। मर्म यार, अच्छा हुआ तुम आ गई। ये देखो, मैंने ये सब कुछ तैयारी कर ली है। कैसा लग रहा है? वैसे तो ये सोच करके हमारी होने वाली भाभी यहीं आएगी। हम रात को ही काफ़ी कुछ कर चुके थे, लेकिन बाकी की रस्मों के लिए मैंने तैयारी कर दी है, और ये फूल भी बिछा दिए हैं। अच्छे लग रहे हैं ना? वो उससे पूछ रहा था। हाँ, फूल तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन थोड़े से फूल और भी लाए। जब दुल्हन घर के अंदर एंट्री मारेगी तब उस पर डालने हैं ना। बाकी रस्मों को मैं खुद देख लूँगी। इंशु, तुम ना जल्दी से हलवा बना दो। दुल्हन का मुंह मीठा करके उसे घर के अंदर लाया जाता है। मैं तब तक बाकी काम देखती हूँ। वो इंशरा को बोलकर बाकी काम करने लगी थी, जबकि सिर्फ हाँ में सर हिलाती किचन में चली गई थी। इन लड़कियों ने सचमुच में उसे लूट लिया था। आज इतने पैसे बटोरे थे कि हद नहीं। यहाँ तक कि घर के दरवाजे से लेकर कमरे के दरवाजे तक वो किसी न किसी बहाने से उससे पैसे मांगती रही थी, और आखिरकार फिर फाइनल में उसे कमरे के अंदर जाने की इजाज़त देने के लिए भी उसने उन दोनों को अच्छी खासी मोटी अमाउंट दी थी। तब जाकर उसे इजाज़त मिली थी कमरे के अंदर जाने की, और जैसे ही वो कमरे के अंदर गया वो लोग बाहर से गायब हो चुके थे। मतलब उन लोगों को जाना था। आखिर रसल का भी निकाह हुआ था, और वो भी अपनी बीवी को सीधा घर ला रहा था, इसीलिए उन्हें पैसे देने के बाद उसे दरवाज़ा बंद करने के लिए भी बाहर तक आना पड़ा था। और फिर दरवाजे को अच्छे से बंद करके पुरसुकून होता अपने बेडरूम की तरफ जाने लगा था, जहां उसकी मासूम तो नहीं कह सकते, लेकिन प्यारी सी बीवी उसका इंतज़ार कर रही थी। वो कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए मुस्कुराते हुए बेड के पास आया था, जहां वो वाइट शरारे पर रेड कलर का दुपट्टा पहने आराम सुकून से बैठी हुई थी। वैसे उसका इरादा तो बहुत धूमधाम से शादी करने का था, लेकिन फिर उसे पता चला कि तोशिबा के वालिद निकाह के बाद रुखसती चाहते हैं, जिस पर उसने कोई एतराज़ नहीं किया था। सो बीवी, तुम्हारी नज़र में मैं बहुत कंजूस हूँ, मानता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे गिफ्ट के मामले में कोई कंजूसी नहीं की है। वो साइड टेबल से खूबसूरत सा बॉक्स निकालता उसके सामने रख चुका था। हाउ स्वीट, आप मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं भैया जी। वो खुशी से गिफ्ट उठाते हुए उसका दिल जला चुकी थी। सॉरी, वो मैं भूल गई थी। अब तो आप मेरे शौहर होंगे ना, तो भैया जी तो आप हो नहीं सकते। गलती से मुंह से निकल गया था। अल्लाह जी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। ये लीजिए, आपके लिए सोचा आप मेरे लिए गिफ्ट लेंगे तो मुझे भी आपको एक गिफ्ट देना है। वो एक पेपर उसके हवाले करते हुए कह रही थी, जबकि यावर कन्फ्यूज़ उस पेपर को देख रहा था। ये क्या है इस पेपर में? उसने पेपर खोले बगैर उससे पूछा था, क्योंकि वो जानता था उसकी सरफरी बीवी ने ज़रूर कुछ न कुछ उल्टा ही करना है। एग्रीमेंट है, शादी का एग्रीमेंट खोल के देखिए ना। उसने पेपर की तरफ इशारा किया था, जबकि वो छोटा सा पेपर अपने हाथ में खोलते हुए वहाँ लिखे 5 पॉइंट्स पढ़ने लगा।
नंबर 1, हमारी शादी हो चुकी है तो अब से आप मुझ पर दिल खोल कर खर्चा करेंगे। उसने पहले पॉइंट को पढ़ते हुए उसे घूर कर देखा था। नंबर 2, आप मुझ पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे। मैं जब चाहूँ जहाँ जा सकती हूँ, जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ और आप मेरे साथ चलेंगे। नंबर 3, अगर मेरे खिलाफ कोई भी बकवास करेगा, बेशक वो ठीक ही क्यों ना कह रहा हो, लेकिन आपको मेरे दफ़ा करने के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी और साबित करना पड़ेगा कि आप सबसे वर्ल्ड बेस्ट हस्बैंड हैं। नंबर 4, मैं एक मासूम और नासमझ लड़की हूँ और अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो आप मुझे कभी नहीं डांटेंगे, ना ही ऊंची आवाज़ में मुझसे बात करेंगे और ना ही बेवजह गुस्सा होंगे। नंबर 5, सबसे आखिरी रूल ये है कि अगर मुझसे कभी भी गलती हो जाए तो सॉरी आप बोलेंगे, मैं नहीं। वो सारे रूल्स पढ़कर उसे घूर रहा था जैसे पूछ रहा हो कि ये क्या तमाशा है। क्या हुआ, पेंसिल नहीं मिल रही? रुके, मैंने जब कमरे के अंदर एंट्री की थी ना, मैंने यहाँ पर पेंसिल देखी थी। वो साइड दराज के पास से पेंसिल निकाल कर उसके हवाले करने लगी, जबकि उसका गिफ्ट खोल कर अपने हाथों पर पहनने लगी थी, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत ब्रेसलेट था। जल्दी करें ना, टाइम नहीं है। अब से हम हस्बैंड वाइफ है ना, तो सारी रात हमने इस एग्रीमेंट में ज़ाया नहीं करनी। तो क्या करना है? वो उसकी बात काटते हुए पूछने लगा। अरे आप भी ना एकदम बुद्धि है। मुझे ना बड़ा शौक था, शादी के बाद फर्स्ट नाइट मैं अपने हस्बैंड के साथ हॉरर मूवी बैठ कर देखूंगी। हाय सो रोमांटिक। जल्दी से साइन करें ना, मैं फिल्म अपने साथ लेकर आई हूँ। वो उसकी घूरियों की परवाह किए बगैर बोल रही थी। वो जानता था वो जानबूझकर उसे तंग करने के लिए सब कुछ कर रही है। इतनी बेवकूफ़ तो वो हरगिज़ नहीं थी कि शादी की पहली रात वो ये फजूल बातें करती। यकीनन ये उसे तंग करने का ही कोई नया तरीका था। उसने मुस्कुराते हुए पेन उठाकर उस पर साइन कर दिया था। ये लीजिए मैडम, आपके पेपर साइन हो गए। अब से हम आपके परमानेंट गुलाम हैं। लेकिन शादी की खूबसूरत रात में हॉरर मूवीज़ नहीं देखी जाती और ना ही ये फीलिंग कोई रोमांटिक फीलिंग है। बाकी रोमांस किसे कहते हैं ये मैं तुम्हें अभी बता ही दूंगा। वो एक झटके से उसे अपने करीब खींचते हुए बोला तो कि सारी तो उसकी सारी शरारतें और होशियारियाँ एक लम्हे में निकल गई थी, जबकि वो उसके लबों पर झुकता हुआ उसके होश उड़ाता उसकी सारी राह फरार बंद कर चुका था और वो उसकी बाहों में खुशी खुशी कैद हो गई थी सारी ज़िंदगी के लिए। हो गया निकाह, अब क्या इरादा है? वो मस्जिद से बाहर निकलते हुए उससे पूछने लगी थी, जबकि कायजान सारी फॉर्मेलिटीज़ निभाकर बाहर आया था। क्या इरादा है? इससे क्या मतलब है? तुम्हारा निकाह हुआ है, अब रुखसती होगी, तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। वो पुरसुकून अंदाज में बोला था। वेट, पहले मुझे मेरी बहन से मिलना है, बाकी ये सब कुछ बाद में। मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश हरगिज़ मत करना। ये शादी मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन से मिलने के लिए की है, वरना एक गैंगस्टर मेरी चॉइस कभी भी नहीं हो सकता। मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की वजह से की है। मेरी बहन मेरे हवाले करो। वो इस किस्से को यहीं पर ख़त्म करो और इस किस्से को यहीं पर ख़त्म करो। वो काफ़ी गुस्से से बोल रही थी जब कायजान उसके पास आकर रुका। लड़की, तुम्हारी बहन इस वक्त अपने शौहर के साथ अपने घर पर है और वो बहुत खुश है। वो हरगिज़ तुम्हारे साथ कहीं भी जाना पसंद नहीं करेगी। और दूसरी बात, तुमने ये शादी किसी भी वजह से की हो, लेकिन रसल ने ये शादी तुमसे मोहब्बत की बिना पर की है। ये तुमसे निकाह करना चाहता था क्योंकि उसे तुमसे मोहब्बत हो गई है। तुम्हारी सोच क्या है और तुम इसके बारे में क्या सोच रखती हो? इस रिश्ते को लेकर तुम्हारे जहन में क्या है? इन सब चीज़ों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तुम्हारा निकाह हो चुका है और अब तुम उस शख्स की पाबंद हो। ये हरगिज़ मत समझना कि हम तुम्हें कोई ग़ुलाम बना रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि ताल्लुक़ तुमने जोड़ा है और अपने दिल की पूरी रजामंदी के साथ जोड़ा है। तुम्हारे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की गई है और ना ही तुम इस तरह की लड़की हो जिसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की जाए। इस मस्जिद में जो कुछ हुआ है तुम्हारे पूरे होश हवास और मन मर्जी से हुआ है। इस रिश्ते से तुम इनकार नहीं कर सकती, इसीलिए बेहतर यही है कि हमारे साथ घर चलो। ये गुंडा है, गैंगस्टर है, कुछ भी है, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारा शौहर है। और जहाँ तक तुम्हारी बहन की बात है तो वो इस वक्त घर पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। बाकी हमें लेकर अगर कोई तुम्हें गलतफहमी है तो यकीनन वो गलतफहमी तुम्हारी बहन दूर कर देगी। कायजान अपनी बात ख़त्म करता गाड़ी की तरफ कदम बढ़ा चुका था। मेरे ख्याल में अब यहाँ मस्जिद के बाहर खड़े होकर इस किस्से को घसीटने से बेहतर है कि हम घर चलकर सुकून से इस बारे में बात करें। चलकर अपनी बहन से मिल लो, वो भी इस वक्त
साथ मतलब अपने शौहर के साथ घर पर मौजूद है। रिश्ते में वो हमारी भाभी लगती है और यकीनन मेरी भाभी को तुमसे मिलकर बहुत खुशी होगी। आखिर बीवी किसकी हो। उसे कुछ भी बोलने का मौका दिए बिना ही उसका हाथ थाम कर उसे गाड़ी की तरफ ले आया था, जबकि वो एक दफ़ा फिर से मजबूर हो गई थी उसके साथ आने पर। गाड़ी जैसे ही घर के बाहर रुकी, रफील, मर्म और डब्ल्यू तीनों ही फूलों की थालियां लिए खड़े थे। हाँ, डब्ल्यू के मुंह में टोकरी थी और वो शायद अपने हाथों से फूल नहीं फेंकने वाला था। उसने तो ये सारे फूल अपनी मम्मी के लिए पकड़ कर रखे हुए थे। रसल ने मुस्कुराते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अपना हाथ सामने किया था, जिस पर हाथ रखते हुए वो गाड़ी से बाहर निकली थी, जबकि जीन्स और शर्ट के ऊपर रेड कलर का दुपट्टा देखकर रफील और मर्म ने एक दूसरे को देखा था। रुके रुके वहीं रुके, पहले हम आप पर फूल फेंकेंगे, उसके बाद कुछ मीठा खिलाएंगे, उसके बाद आप घर में एंट्री करेंगे। मर्म ने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया था। कायजान और रसल तो मुस्कुराते हुए इस रस्म को एंजॉय कर रहे थे, जबकि वो काफ़ी बेजार लग रही थी। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा पालतू जानवर है। एक लम्हे को डब्ल्यू को देखकर उसने कदम रोके थे, जब रसल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने कब तुमसे कहा कि मुझे इससे डर लग रहा है। डोंट वरी, मैं जानवरों इंसानों में अरसा गुजार चुकी हूँ, मुझे इन जानवरों से हरगिज़ डर नहीं लगता। वो एक नज़र डब्ल्यू को देखती मुस्कुराकर बोली थी, जबकि रसल उससे इम्प्रेस लग रहा था। अच्छी बात है, डरने वाली लड़कियां मुझे वैसे भी अट्रैक्ट नहीं करती, तुम में कुछ तो ख़ास था ही, वो आँख दबाकर बोला था, जबकि वो मुँह फेर गई। अंशु यार जल्दी करो, तुमने सिर्फ प्लेट में डालना था ना हलवा, इतनी देर लगा दी। मर्म ने पीछे की तरफ मुड़कर देखा था, उसके हाथ में 2 थालियाँ थीं, यानी कि एक यकीनन इंशरा की थी, जबकि इंशरा प्लेट उठाए तेज़ी से बाहर की तरफ भागी थी, लेकिन दरवाजे पर ही रुक गई। नशरा भी उसे देख चुकी थी। हाँ, उसके सामने उसकी बहन ही खड़ी थी, जो 4 साल बाद भी बिल्कुल वैसी ही थी। उसमें कुछ नहीं बदला था, वही चेहरे की मासूमियत, वही खूबसूरती। हाँ, नशरा बदल गई थी, उसने बर्दाश्त भी तो बहुत कुछ किया था। उन लोगों की परवाह किए बगैर तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी थी, जो अपने कदम वहीं दरवाजे पर रोक कर बेयकीनी से अपने सामने आती अपनी बहन को देख रही थी। आपी। जितनी तेज़ी से नशरा उसकी तरफ बढ़ी थी, उतनी तेज़ी से इंशरा की तरफ से देखने को नहीं मिली थी। शायद नहीं, यकीनन वो इस वक्त बेयकीनी की कैफियत में थी। वो उसे पकड़कर अपने साथ लगा चुकी थी, जबकि बुरी तरह से काँप रही थी। अजीब बेयकीनी की कैफियत उस पर सवार हो गई थी, जबकि रफ़ील ने एक नज़र उन्हें देखा और फिर उसकी तरफ कदम बढ़ा दिए थे। इंशु, तूने पहचाना मुझे? मैं तेरी बहन हूँ, मैं तेरी आपी, तू मुझे पहचान रही है ना? वो उसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए बोली थी। जी बिल्कुल, वो आपको पहचान रही है। आप प्लीज़ परेशान मत हो, आराम से अंदर चलकर हम बात कर लेंगे। उसने इंशरा को सहारा देते हुए अपने करीब किया था, जबकि वो अभी तक उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। उसकी कैफियत किस तरह की थी वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। शायद उसे झटका लगा था अपनी बहन को अपनी आंखों के सामने देखकर। ये इस तरह से क्यों है? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या किया है तुम लोगों ने इसके साथ? वो काफ़ी अरसे गुस्से से रफ़ील से पूछ रही थी। हमने कुछ नहीं किया, तुम्हारे दुश्मनों ने ही किया था जो किया था। ये पिछले 4 साल से कोमा में थी, अभी इसे कोमा से बाहर आए मुश्किल से 1.5 महीना हुआ है। अब इसकी हालत पहले से काफ़ी बेहतर है, बस वो ठीक से बोल नहीं पाती। बाकी डॉक्टर ने कहा है कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी बातें करने लगेगी। रसल ने पीछे से आते हुए उसे बताया था। तुम्हें लगता था कि हमने तुम्हारी बहन को गायब कर दिया है? नहीं नशरा, ऐसा नहीं था। हमने तुम्हारी बहन को गायब नहीं किया था, बस हम उसका बेहतर इलाज करवा रहे थे। यकीनन उस दिन अगर तुम्हारे बाबा उसे कमरे में ना भेजते तो वो दुश्मन उसे भी मार देते। यकीनन आज तुम्हारे पास ये वाहिद रिश्ता भी ना होता। अपने भाई की कटी फटी लाश और अपने बाप को देखकर ये अपने हवास खो बैठी थी। उसे किसी चीज़ का होश नहीं रहा था। पिछले 4 साल से ये कोमा में थी और अब ये तुम्हारे सामने है। इंशाल्लाह जल्द ही वो अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाएगी। और जहाँ तक बात है हमारी, तो हम तुम लोगों के दुश्मन हरगिज़ नहीं है। मैं जानता हूँ एक आर्मी ऑफिसर होने की वजह से तुम्हारा नज़रिया हमारे बारे में अलग होगा। तुम भी हमारे बारे में वही सब सोचती होगी जो तुम जैसे बाकी ऑफिसर सोचते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम रसल की पसंद थी, इसीलिए हमने तुम्हें रसल की ज़िंदगी में शामिल करने का फ़ैसला कर लिया था। बाकी तुम्हारी बहन तुम्हारे सामने है और काफ़ी बेहतर हालत में है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और ये इस वक्त रफ़ील की बीवी है और रफ़ील के साथ खुश है। और रफ़ील के साथ इसकी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की शादी नहीं की गई थी, बल्कि तुम्हारे बाबा ने खुद उसका हाथ रफ़ील के हाथ में दिया था। उन्होंने खुद अपनी बेटी के लिए रफ़ील के साथ को कबूल किया था।
तुम्हारे बाबा एक बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने हमेशा हक और सच का साथ दिया है। अपने आखिरी वक्त में वो कानून के ख़िलाफ़ क्यों हो गए थे ये तुम भी जानती हो, और हम भी। उनके अपने ही दोस्त उनके दुश्मन बन गए थे। उन्हें अपने ही दोस्तों से ख़तरा था। उन्होंने मुझसे मदद चाही थी तो इस वक्त मैं सिर्फ रफ़ील की सूरत में ही उनकी मदद कर पाया था। उनका कहना था कि उनका बेटा अपना आप संभाल लेगा जबकि तुम आर्मी में हो, लेकिन उनकी ये बेटी बहुत छोटी थी, उसे सहारे की ज़रूरत थी, वो अपना आप संभालने के काबिल नहीं थी। ऐसे में उन्होंने मुझसे मदद चाही थी। वो चाहते थे मैं उसे यहाँ बुला लूँ, लेकिन हकीकत तो ये थी कि मैं इस तरह किसी लड़की को अपने पास बुलाकर उसे नहीं रख सकता था। उन्होंने मुझसे मशवरा मांगा था, और यकीन करो रफ़ील का मशवरा उन्हें मैंने नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने ख़ुद रफ़ील को अपनी बेटी के लिए पसंद किया था। उन्होंने ख़ुद मुझसे कहा था कि अपनी बेटी रफ़ील को देना चाहते हैं, जिस पर ना तो रफ़ील को कोई एतराज़ था और ना ही मुझे। उस वक्त रफ़ील ने मेरे कहने पर ये निकाह किया था, लेकिन आज सिचुएशन बदल चुकी है। आज रफ़ील उससे बहुत मोहब्बत करता है और वो भी रफ़ील के साथ बहुत खुश है। हम नहीं जानते कि तुम्हें हमारे बारे में किस तरह से बताया गया है या कितना खिलाफ़ किया गया है, लेकिन इतना समझ लो कि तुम्हारी बहन को हमारी तरफ से कोई नुकसान नहीं हुआ और ना ही आने वाले कल में होगा, क्योंकि तुम्हारी बहन यहाँ बहुत खुश है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना गुड़िया? कायज़ा ने उसे समझाते हुए इंशरा के सर पे हाथ रखा था। जब उसने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया, वो अब काफ़ी बेहतर थी, जबकि नशरा उसे सख्ती से थामे खड़ी थी, जिससे रफ़ील उससे छीन लेगा। मुझे बाबा ने बताया था कि इंशु का निकाह कायज़ान काज़मी के किसी आदमी से कर रहे हैं। उस वक्त मुझे गैंगस्टर्स की समझ नहीं थी, तो मैंने कह दिया कि बाबा जो बेहतर समझे वो करें, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो लोग बाबा का कत्ल कर देंगे। बाबा के 4 दोस्त अचानक गोलियां लगने की वजह से मारे गए थे। क्या आप लोगों ने उसने कायज़ान की तरफ देखते हुए अपना शक बयान किया था, जब उसने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। वहीद आलम साहब एक बहुत अच्छे और नेक इंसान थे। उनकी मौत हम ज़ाया नहीं जाने दे सकते थे। उनके बेकसूर बेटे ने अभी ज़िंदगी को ठीक से देखना शुरू भी नहीं किया था। ऐसे में जो कुछ उनके साथ हुआ, मुझे उन्हें इंसाफ तो दिलाना ही था। शुक्रिया मिस्टर कायज़ान, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने मेरी फैमिली को इंसाफ दिलाने के लिए इतना सब कुछ किया, मेरी बहन की हिफाजत की, इतना अरसे तक उसका ख्याल रखा। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। बाबा हमेशा कहते थे कि आप उनके मसीहा हैं, और आज मैं यकीन से कह सकती हूँ कि बाबा सच कहते थे। उसने मुस्कुराते हुए कायज़ान की तरफ देखा था, जबकि रसल भी साथ खड़ा था, लेकिन रसल के लिए उसके चेहरे पर किसी तरह की नरमी नहीं थी। अगर आप लोगों की गलतफहमियाँ दूर हो गई हों तो रस्में कर लें। हम कब से फूल पकड़ कर खड़े हैं। मरम को अपने फूल और इंशरा के हाथ में ठंडा होता हलवा देखकर फिर से रस्म याद आ गई थी। हाँ, पहले इसकी रस्में कर लो, बाकी सब कुछ बाद में हो जाएगा। कायज़ान ने उसका हाथ उठाते हुए उन्हें वापस दरवाजे के पास आने का इशारा किया था, जबकि वो यूं ही नशरा का हाथ थामे वापस दरवाजे के पास पलट आई थी। उसे बहुत अच्छे से घर के अंदर वेलकम किया गया था। पूरे घर में हर तरफ फूल ही फूल बिखरे हुए थे। उसका मुंह खुद इंशरा ने मीठा करवाया था। वो तो बहुत खुश थी ये सोचकर कि उसकी शादी उसके शौहर के बड़े भाई के साथ हुई है, यानी कि वो हमेशा अपनी बहन के पास रहेगी। इतने वक्त तक वो तो ये सोच रही थी कि अपने बाकी घर वालों के साथ साथ वो अपनी बहन को भी खो चुकी है, लेकिन नहीं, उसकी बहन जिंदा थी और उसके पास थी। और अब रसल को समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये लड़की थोड़ी नहीं बल्कि बहुत अजीब थी। बाकी सब के लिए उसके चेहरे पर नरमी थी, लेकिन रसल के लिए गुस्सा ही गुस्सा था। और अब उससे गुस्सा किस बात का था वो समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि सारी गलतफहमियाँ दूर हो चुकी थी। अब तो उसे नॉर्मल हो जाना चाहिए था, लेकिन उसे लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल होने के बजाय अब मज़ीद उलझने वाला है। आइए निशु भाभी, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़कर आती हूँ। ये रहा रसल भाई का कमरा, जिसको हमने बहुत मेहनत से तैयार किया है। मरम ने उसे सामने कमरे की तरफ चलने के लिए कहा था, जिस पर वो मरम के साथ ही मुस्कुराते हुए कमरे की तरफ कदम बढ़ा चुकी थी। उसके साथ ही उठकर उसके कमरे में गई थी, जबकि रसल आने वाले वक्त को लेकर परेशान था, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ करने वाली थी। ये लड़की इतनी जल्दी सीधी हरगिज़ नहीं हो सकती थी। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या हो गई। जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।